Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. And आज का हमारा topic है all about sleep. Sleep, which seems to be the most important activity that we do in a day. So इस podcast में हम वो सब कुछ explore करेंगे जो आपको sleep का importance and उसकी biology को समझने में help करेगा, so that you can actually try to make sure that you are getting better at sleeping. I'll also go ahead and say कि एक healthy lifestyle के pillars, workout, nutritious food, financial stability, social connections, ये सारे pillars होते हैं आपकी एक अच्छी mental framework के and एक अच्छी physical health के. अगर ये सारे उसके pillars हैं, then sleep is the foundation on which these pillars rest. So even if you're working out and you're eating good and आपके सोशल रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप दोनों ही बहुत ऑप्टिमम नहीं है, देन you're not going to get complete results out of all these things. एक अच्छी नींद का आना इसलिए मैटर करता है ताकि आप नेक्स्ट डे सुबह उठ के ज़्यादा फोकस, ज़्यादा अलर्ट एंड ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील कर सकें. एंड ऑल्सो ऑब्वियसली एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन वाउच फॉर दिस कि ऐसी कोई भी साइकाइट्रिक इलनेस नहीं है जिसमें स्लीप प्रॉपर है. So all the psychological disorders and mental distress that people go through and suffer, they all have deregulated sleep, a sleep which is not proper. So for your mental health and for your physical health, दोनों के लिए ही एक अच्छी quality and एक optimum duration of sleep का होना बहुत ज़रूरी है. And for this very reason, we are going to discuss the biological mechanisms of sleep so that आपको एक insight मिल सके कि actual में आपकी body में and इस पूरे sleep architecture में हो क्या रहा है. And through that knowledge, you can make a better decision about कि आप किस तरह से अपनी life में changes ला सकते हैं to get onto a better front of the sleep. Sleep आखिर है क्या? And हमें पता है कि नींद या sleep को हम बहुत general term में कहते हैं कि ये एक elongated period है जहाँ पे हम rest कर रहे होते हैं and mostly हम conscious नहीं होते. So starting off with the basic, आप कह सकते हैं there are two type of sleeps that we go through. जो पहला phase of sleep है उसमें non-REM sleep होती है, which is non-rapid eye movement. And जो second phase of sleep है उसे हम कहते हैं REM sleep, that is your rapid eye movement sleep. So your non-REM sleep again subdivided है 4 stages में, stage 1, 2, 3 and 4. And non-REM sleep को हम basically slow wave sleep मानते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो शुरू का टाइम है when you are about to get sleep, that initial 20 minutes ये stage 1 and stage 2 होते हैं आपके non-REM sleep का. एंड उसके बाद में आप ट्रांसिशन करते हैं stage 3 and stage 4 of non-REM sleep, which is about 80 to 120 minutes on an average. And what's happening is that कि जब आप ट्रांसिशन करते हैं तो आपके जो waves हैं, like it's like हमारी बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन स्टेज 1 एंड 2 पे अभी भी आपकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज नहीं हो गई है, बिकॉज स्लीप के टाइम पे आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है. एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट पीपल टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बॉडी टू गेट पैरालाइज्ड. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पॉइंट जो इसमें से निकल के आता वो ये है कि इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट पैरालाइज्ड व्हाइल यू आर इन डीप स्लीप, तो जो आपके ड्रीम्स हैं या जो आपके एक अनकॉन्शियस मूवमेंट्स आपके ब्रेन में चल रहे हैं, आप उनको इमोट करने लग जाएंगे. यू विल स्टार्ट वॉकिंग इन योर स्लीप एंड डूइंग थिंग्स विच मे लीड टू सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. सो इसलिए बॉडी का पैरालाइज्ड होना इंपॉर्टेंट होता है वाइल स्लीपिंग. लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्लीप है 1 and 2 स्लीप, जहाँ पे आपको बस हल्की सी नींद आई है, इट्स अ वेरी शैलो स्टेज ऑफ द स्लीप, यू आर नॉट वेरी डीपली इन टू स्लीप राइट नाउ. वहाँ पे बॉडी आपकी पैरालाइज नहीं होती, तो यू कैन स्टिल मूव अराउंड अ लिटिल बिट मोर एंड आपको पता होता है, आपको थोड़ा बहुत अंदेशा होता है आपके आसपास में क्या चल रहा है. जब आप उस 1 और 2 स्टेजेस के बाद ट्रांसिशन करते हैं स्टेज 3 एंड स्टेज 4, देन दैट इज अ स्टेज जहाँ पे आप एक डीप स्लीप में ट्रांसिशन कर रहे हैं. सो यू गो इन टू दैट डीप स्टेट ऑफ स्लो वेव स्लीप. And why do we say slow wave? Because even though your body is paralyzed while you're sleeping, your brain is still very, very active. लेकिन आपकी sleep में बहुत सारे ऐसे functions, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आपके हेल्थ के लिए, जो आपके एक हेल्दी एग्जिस्टेंस के लिए
बेहद इंपॉर्टेंट होती है। सो स्लीप इज़ नॉट सिंपली अ स्टेट ऑफ रेस्ट जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी रेस्ट कर रही है, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ रेस्ट जहाँ पे आपका जो वॉलंटरी मस्कुलरचर है वो रेस्ट कर रहा है। सो जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, चलना, हाथों को हिलाना, वो एट रेस्ट है, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। लेकिन आपके इनवॉलंटरी मसल्स अभी भी एक्टिव है, योर हार्ट इज स्टिल बीटिंग, योर लंग्स आर डूइंग देयर वर्क, दे आर स्टिल ब्रीदिंग, योर किडनीज आर फंक्शनिंग, योर लिवर आर फंक्शनिंग। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो आपके स्लीप में होते हैं, जो आप एंड कुछ मैकेनिज्म्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नींद के स्टेट में ही, स्लीप के स्टेट में ही एक्टिवेट होते हैं। एंड वन ऑफ दोज मैकेनिज्म्स इज रिलीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो कि स्पेसिफिकली आपकी ये जो स्टेज 3 and 4 ऑफ नॉन रेम स्लीप है उसमें होता है। इट हैपन्स इन योर रेम स्लीप ऑल्सो, विच इज योर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, बट majority of that is secreted in योर नॉन रेम स्लीप का जो स्टेज 3 and 4 है। बच्चों के लिए पूरा उनका ग्रोथ डिपेंड करता है ऑन द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो कि स्लीप में हो रहा है। इसीलिए बच्चों का वाइल दे ग्रोइंग अप एक अच्छी नींद लेना और ज़्यादा लंबे टाइम तक सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के बोन स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है एंड बिल्ड करता है, आपके मसल्स को वो रिपेयर करता है, उसको मेंटेन करता है, प्लस वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी हाइट को लेके, कितना हाइट होगा नहीं होगा, ये एक मेजर चीज़ हो रही होती है। प्लस जो आपका मेमोरी कंसोलिडेशन है वो भी स्लीप में होता है, एंड नॉन रेम एंड रेम स्लीप दोनों में होता है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो न्यूरॉन्स है आपके ब्रेन में वो है ग्लियल सेल। आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूरोनल एक्टिविटी है, देयर इज अ फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, देयर इज इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन्स, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट वाइल डूइंग दीज एक्टिविटीज, एंड ये जो क्लियरेंस ऑफ वेस्ट है, जो कि अननेसेसरी केमिकल्स आपके ब्रेन में रह जाते हैं, ये क्लियर करता है आपके ग्लियल सेल्स। एंड ये काम वो कर रहे होते हैं व्हेन यू आर अस्लीप, जब आप एक गहरी नींद में होते हो। तो एंड इन सारी अननेसेसरी केमिकल्स या एक्स्ट्रा केमिकल्स इन योर ब्रेन का क्लियर होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप नेक्स्ट डे बहुत ही ओवर स्टिमुलेटेड, ओवरवेल्म्ड एंड ओवर एक्टिवेटेड फील करेंगे, या बहुत ही ज़्यादा अंडरवेल्म्ड फील करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्या रह गया है। So that happens in your sleep. Non-REM sleep specifically dedicated है secretion of growth hormones. It is dedicated to आपका maintenance and repair of damaged tissues and cells. जो cells and tissues damage हो गए हैं उनको फिर से repair करना, उनको फिर से maintain करना, ये भी आपके non-REM sleep में होता है। So आपके physical structure को बहुत ही maintained करके रखना, उसमें जो भी damages हुए हैं, जो भी उसमें problem आ रही है, उनको फिर से जाके रिपेयर करना, डूइंग दैट इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, ये सब कुछ आपकी नॉन रेम स्लीप में होता है। सो फिजिकली आप कैसा फील करेंगे अपनी बॉडी में, हाउ एनर्जेटिक यू विल फील और हाउ डल एंड टायर्ड यू गोइंग टू फील, दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपका कितना अच्छा नॉन रेम स्लीप हुआ है, यानी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप है, हाउ वेल एंड हाउ डीपली यू हैव स्लेप्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। द नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होता है नॉन रेम स्लीप का, वो होता है रेम स्लीप में, विच इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। एंड द नेम सजेस्ट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, मतलब ये वो फेज ऑफ स्लीप है जहाँ पे आपकी जो आई का मूवमेंट है वो लगातार चलता रहता है हॉरिजॉन्टली, एंड इसको प्रिंसिपली हम ड्रीम स्लीप कहते हैं, क्योंकि ये वो फेज ऑफ स्लीप है जहाँ पे आपको बहुत ही विविड, बहुत गहरे सपने आते हैं। एंड द रैशनली जो दिया जाता है बिहाइंड रेम स्लीप का, स्लीप में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स का आना, इज बिकॉज रेम स्लीप मेजरली रिस्पॉन्सिबल है आपके कॉग्निटिव एंड मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए। सो पूरे दिन में जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं या जो भी चीज़ आप लर्न करते हैं, वेदर यू आर लर्निंग टू ड्राइव, यू आर लर्निंग टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, या आपने कोई नई चीज़ पढ़ी, या आपको आपके काम में कुछ नया सीखने को मिला, या एक नई इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स यू आई, सो ये जितनी भी मेमोरी का फंक्शन है, रेगुलेशन का फंक्शन है, उसका कंसोलिडेट का फंक्शन है, ये सब कुछ आपकी रेम स्लीप में, ड्रीम स्लीप में हो रहा होता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए आपको ये लगेगा कहीं बार कि जब आपको सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, अपनी नॉर्मल वेक टाइम से भी ज़्यादा जल्दी, एंड यू हैव टू कैच अ फ्लाइट, या आपका कोई एग्जाम है, या आपकी कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, एंड यू हैवंट स्लेप्ट वेल, एंड ऑल्सो आपको आपके नॉर्मल टाइम से बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है, तो यू डोंट फील वेरी फाइन इन योर इमोशनल रेगुलेशन, एंड आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लगिश, बहुत ही स्ट्रगलिंग सॉर्ट ऑफ फील होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू परसीव इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एज इफेक्टिवली एज आप जनरली कर पाते हैं।
हर एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्लो एंड बहुत ड्रैग लगेगी। किसी भी चीज़ किसी से बात करना या किसी की बात सुनना भी आपको बहुत मुश्किल लगता है एंड ऑल्सो आप बार-बार कोशिश करते हैं कि रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि आपने कल क्या सीखा या आपको जो आपकी जो मेमोरी है वो आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आपको बहुत मेहनत लग रही है उसको याद करने में या उसको रिकॉल करने में। एंड दैट हैपेंड जस्ट बिकॉज़ यू कुडन्ट स्लीप वेल एंड यू डिडन्ट हैव योर प्रॉपर रेम स्लीप। सो रेम स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है आपके इमोशनल रेगुलेशन में, आपके कॉग्निटिव रेगुलेशन में एंड आपके मेमोरी के फंक्शन में एंड उसके कंसोलिडेशन में। The people who are going through heartbreak or the people who have been cheated या इस तरह का कोई भी इमोशनल सेटबैक आपको मिला है लाइफ में जिससे आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो सबसे पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है अलोंग विथ योर एपेटाइट इज़ योर स्लीप। एंड कई बार ये होगा कि ड्यूरिंग दैट टाइम अगर लोग अच्छे से सो पा रहे हैं या अपनी स्लीप वेक साइकिल को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, then they'll be able to get over things इन अ बेटर मैनर। जो चीज़ों से वो भरने की कोशिश करें, जिन इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब एक बहुत ही इमोशनली हेवी डिसीजन कुछ लोगों को करना पड़ता है, दे जस्ट स्लीप एंड व्हेन दे स्लीप थ्रू इट, द नेक्स्ट डे दे आर इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड टू डील विद इट बिकॉज़ स्लीप हेल्प्स देम टू प्रोसेस थिंग। नाउ आपको ये रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि एक्चुअल में आपकी बायोलॉजी इस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है। You must be thinking it's just a habit of some people. But this habit is very advantageous to some people because of the support of the biology in regulation of your emotional processing. So that happens in your sleep. ये था आपका स्लीप का स्ट्रक्चर कि एक्चुअल में स्लीप में हो क्या रहा है एंड उसके इतने सारे स्टेजेस एंड फेजेस इसलिए हैं क्योंकि हर फेज का हर स्टेज की अपनी यूटिलिटी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन स्टेजेस एंड फेजेस में हो रही है विच मेक्स your health, your emotions, your behavior and your mindset way better. क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितने घंटों तक आपको सोना चाहिए फॉर योर ऑप्टिमम हेल्थ बेनिफिट्स। सो ऑप्टिमम आवर्स जो अब काफ़ी ज़्यादा कंसेंस हो चुका है थ्रू अ लॉट ऑफ स्टडीज, अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेटा इज 7 to 8 आवर्स। 8 आवर्स इज द आइडियल ड्यूरेशन कि एक हर एडल्ट एंड बच्चों को तो 8 आवर्स से भी ज़्यादा सोना चाहिए, बट फॉर एडल्ट्स 8 hours and if not ideal आप 8 नहीं तो at least आप 6.5 to 7 hours तो minimum you should be sleeping। और ये जो sleep है ये एक stretch में आनी चाहिए। It shouldn't be like कि 2 घंटा सोए then you're getting up and doing something फिर आप 2 घंटे सो रहे हो, that is called nap, that's not called sleep। So no, एक stretch में जो नींद आती है 7 से 8 घंटे ऑप्टिमम कंसिडर किया जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। नाउ व्हेन आई से कि आइडियल टाइम ऑफ स्लीप 7 to 8 आवर्स होना चाहिए, आई एम प्रीटी श्योर हम में से काफ़ी लोग हैं जो कंसिस्टेंटली एक अच्छी डीप साउंड स्लीप फॉर 7 to 9 आवर्स और 8 आवर्स बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। मतलब सम डेज यू स्लीप रियली वेल, सम डेज आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉल asleep एंड वी ऑल आर गोइंग थ्रू दैट। दैट्स वाई इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी स्लीप को एंड आपकी वेकफुलनेस दोनों को ही गवर्न कर रही है, दोनों को ही काइंड ऑफ रन कर रही है। एंड दैट टू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसमें जो पहला केमिकल फोर्स है जो कि आपकी स्लीप एंड वेकफुलनेस को काइंड ऑफ गवर्न करता है, दैट इज एडेनोसिन। एंड यू से कि हमें ये सब जानने की ज़रूरत क्या है, वाई डोंट यू सिंपली गिव अस द शॉर्टकट टू डू कि स्लीप को बेटर कैसे करना है। सी, आई कैन डू दैट एंड इफ़ यू गो एंड लुक अराउंड तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब तक हम एक स्लीप के आर्किटेक्चर को एंड उसमें कौन सी चीज़ें उसको रेगुलेट कर रही है या जिस वजह से स्लीप अच्छी होती है नहीं होती, जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम इन टूल्स को या हम इन बिहेवियरल हैबिट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड देयर मैकेनिज्म। सो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो कि ज़्यादा डिटेल में नहीं होती है, जिसमें आपका मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा होता है, हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ मुझे चल गया या जितना मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था मिल गया है, बट एक्चुअल में उस इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे गैप्स होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दोज गैप्स आप कभी भी बहुत मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे टू डू देम और टू बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड इट टू द कोर। सो द रीज़न आई मेक दीज वीडियोज़ अ लिटिल मोर बायोलॉजिकल या मैं मैकेनिज्म्स की बात कर रही हूँ या कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व है बिफोर
गोइंग टू द सेगमेंट ऑफ कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम स्लीप को बेटर कर सकते हैं, कौन से टूल्स अवेलेबल है। आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि किस जरिए से ये चीज़ें हो रही हैं, सो दैट आप उन टूल्स को यूज़ करने का एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके कि वो एज अ इंडिविजुअल आपके लिए वो टूल कैसे बेनिफिशियल होगा, एंड वो बेनिफिशियल होगा भी कि नहीं होगा। सो जो पहला केमिकल फोर्स है जो आपकी स्लीप एंड वेकफुलनेस दोनों को गवर्न करता है, इट्स कॉल्ड एडिनोसिन। एडिनोसिन इज अ मॉलिक्यूल जो हमारी नर्वस सिस्टम एंड हमारी बॉडी में बिल्डअप होता रहता है इन प्रोपोर्शन टू कितना ज़्यादा आप अवेक हैं। सो जब आप सुबह उठते हैं आफ्टर 7 आवर्स और 8 आवर्स और 9 आवर्स ऑफ डीप रेस्टफुल स्लीप, एडेनोसिन का लेवल बहुत लो होगा आपकी बॉडी में। बट अगर आप जगे हुए हैं, 10 घंटे हो गए आपको जगे हुए, 12 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए हैं, तो एडेनोसिन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कितना ज़्यादा आप जगे हुए हैं। एडेनोसिन का रोल है कि वो आपके ब्रेन को कम्युनिकेट करे, ये मैसेज, ए सिग्नल प्रोवाइड करे कि नाउ इज द टाइम टू स्लीप। जितना ज़्यादा बिल्डअप एडेनोसिन होगा आपकी बॉडी में, उतना ज़्यादा स्लीप को आप क्रेव करेंगे। इट्स लाइक अ स्लीप हंगर, योर बॉडी विल क्रेव, उसे नींद आने लगेगी, उसे हंगर फील होने लगेगा कि बहुत देर से मैं जगा हुआ हूँ, बहुत घंटे हो गए हैं, अब मुझे नींद आ रही है। एडेनोसिन का जो फंक्शनैलिटी है, जो बिल्डअप है, नॉट बिल्डअप बट उसकी जो फंक्शनैलिटी है, वो हैम्पर होती है बाय कैफीन। व्हाट डू यू डू जब आपको दिन में थोड़ा लेथार्जिक फील हो रहा है, थोड़ा आपको नींद जैसा लग रहा है, लेकिन आपके इतने सारे काम बाकी हैं, सो यू कांट स्लीप। यू गो आउट, यू हैव अ कॉफ़ी, और यू टेक, या आप चाय लेते हैं या आप कोई भी ऐसा ड्रिंक कंज्यूम करेंगे जिसमें कैफीन है, एंड कैफीन लेते ही यू गेट अ काइंड ऑफ अ रश, and that's because caffeine releases adrenaline or norepinephrine in your body. And the moment you have consumed coffee, what will happen? जो receptors जो कि एडेनोसिन जाके बाइंड करने थे, जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करेगा, मोर एंड मोर एडेनोसिन विल गो एंड बाइंड टू देयर रिसेप्टर्स। बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स, लाइक एरोसिन इज अ केमिकल, उसका रिसेप्टर होता है। जब वो केमिकल उस रिसेप्टर पे जाके एकदम बाइंड कर लेता है, दे दे इट्स लाइक एक पार्किंग स्लॉट है जिसमें जाके, उस पार्किंग स्लॉट में जाके वो कार जब पार्क कर देती है, तब उस रिसेप्टर में बाइंड होने से वो उसे एक्टिवेट कर देता है। या तो उसे एक्टिवेट करेगा या उसको डीएक्टिवेट करेगा। जो बिल्डअप हो रहा है एडेनोसिन, उसको अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है ताकि वो उन सेल्स को एक्टिवेट कर सके। व्हाट आर दोज सेल्स? दोज सेल्स ऑन एक्टिवेशन आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं कि बहुत देर से हम जगे हुए हैं, इट्स टाइम टू स्लीप, गेट रेडी टू स्लीप। सो जो प्रिपरेशन ब्रेन को करनी है to induce an optimum sleep and a deep sound sleep for you, वो प्रिपरेशन शुरू करने का मैसेज सिग्नल पहुंचाया जाता है, एंड इन्हीं रिसेप्टर पे जाके कैफीन बाइंड कर लेता है। अब वो एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम गेटिंग टू दीज रिसेप्टर्स, क्योंकि जहां पे एडेनोसिन की कार पार्क होनी थी, वहां पे कैफीन ने अपनी कार पार्क कर दी, तो नाउ एडेनोसिन डजंट हैव अ पार्किंग स्लॉट टू पार्क इट्स कार, राइट? एंड व्हाट विल हैपन देन कि वो जो मैसेज जाना चाहिए था, वो जो सिग्नल जाना चाहिए था सोने का, वो ब्लॉक हो जाता है, या रेस्ट करने का वो ब्लॉक हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, वो उतने ज़्यादा रिसेप्टर्स को जाके बाइंड करेगा एंड वो एडेनोसिन को ब्लॉक कर देगा। अब रिलीज ऑफ द एडेनोसिन या जो बिल्डअप है आपकी नर्वस सिस्टम एंड बॉडी में, वो बंद नहीं हो रहा है। एडेनोसिन जितनी देर तक आप जगे हुए, वो अभी भी बिल्डअप होता जा रहा है। So it's there in your system and it's getting increased, but it's not able to communicate to brain. वो brain को communicate नहीं कर पा रहा है, and ये वो mechanism है जो caffeine crash से relate करता है, because this is what exactly happened कि आपने caffeine ली, even though आप बहुत ज़्यादा lousy feel कर रहे थे, lethargic feel कर रहे थे, आपको अचानक से energy आ जाती है, लेकिन जैसे कैफीन आपके सिस्टम से विड्रॉ होने लगता है, यू फील लाइक अ क्रैश, यू फील लाइक आपकी बिल्कुल एनर्जी तुरंत गायब हो जाती है, यू फील कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, बिकॉज वो जो बिल्डअप हो रखा था एडिनोसिन, अब जैसे कैफीन विड्रॉ होता है आपके सिस्टम से, वो तुरंत जाके बाइंड कर लेता है अपने रिसेप्टर्स को, एंड इट बाइंड्स लाइक अ avalanche, like a tsunami of adenosine goes and bind to it, बिकॉज वो इतनी देर से बिल्डअप हो रहा था लेकिन उसे बाइंड होने का मौका नहीं मिल रहा था कैफीन की वजह से। अब जब कैफीन वहां से निकल जाता है तो सारा एक साथ जाके उस पे अपने आप को काइंड ऑफ पुट कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इतना ज़्यादा लेवल ऑफ एडेनोसिन जब जाके रिसेप्टर्स पे हिट करता है, उसको बाइंड करता है, तो ब्रेन को तुरंत एक
काइंड ऑफ अ सिग्नल मिलता है दैट ओ अचानक से बहुत ओवरवेलमिंग सिग्नल मिलता है बिकॉज ऑफ दिस ओवरवेलमिंग बिल्डअप अमाउंट ऑफ एडिनोसिन विच वॉज वेटिंग टू बी बाउंड एंड वॉज नॉट एबल टू बिकॉज ऑफ द कैफीन दैट ओ बहुत ज़्यादा देर हो गई है जगे हुए, वी नीड टू जस्ट सिंपली get into the sleep as soon as possible and you feel like a crash, you get that caffeine crash. कैफीन के साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि कैफीन की जो हाफ लाइफ है वो है 5 to 6 hours and around 10 to 12 hours उसकी 1/4 life है. That means after consuming any form of caffeine, whether it's in the form of coffee, tea, soda or some other drink, जितना कैफीन आपने कंज्यूम किया है थ्रू दीज थिंग्स, 50% ऑफ दैट कैफीन आपके बॉडी में रहता है 5 से 6 घंटे बाद भी ऑन एन एवरेज. कैफीन का आपके सिस्टम में होने का मतलब ये है कि वो एडिनोसिन की एक्टिविटी में इंटरफेयर कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट डजेंट मीन कि आपको कॉफ़ी लेनी नहीं चाहिए, आपको कैफीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए. कैफीन के अपने बेनिफिट्स हैं, सो इट्स गुड फॉर पीपल टू कंज्यूम. लेकिन व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज दैट कितना अमाउंट आप कंज्यूम कर रहे हैं एंड ऑल्सो टाइमिंग ऑफ दैट कैफीन. एंड वंस यू हैव दिस इंफॉर्मेशन इन हैंड कि 5 से 6 घंटे बाद भी कैफीन मेरे सिस्टम में, आधा कैफीन मेरे सिस्टम में रहेगा या 12 घंटे बाद भी 1/4 कैफीन मेरे सिस्टम में रहेगा, तो आप आपका जो कंजम्पशन ऑफ कैफीन है उसको रेगुलेट कर सकते हैं कि इफ़ यू फील कि आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से एंड आप कैफीन भी कंज्यूम करते हैं, तो समवेयर यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट कि वो किस तरह से इंटरफेयर कर रहा है. तो आप अपने कैफीन इंटेक को लिमिट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक श्योर दैट आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है 12 बजे एट द मोस्ट 1-2 बजे अराउंड ले कैफीन एंड उसके बाद में बिल्कुल कंज्यूम नहीं करें. थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना. अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा. हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे. या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे. मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में.